एपिसोड 12 की शुरुआत होती है और हमें प्रिंस इवान को बताया जाता है, जिसके सामने जो की फैमिली के बहुत सारे प्रिंसिपल के लोग थे ना, वो खड़े हुए थे। इतने में हमारी इवान के पीछे भी प्रिंसिपल और वगैरह वगैरह आ जाती हैं और दोनों पार्टी एकदम लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं कि आ जाओ जिसमें बस की है लड़ने के लिए। इतने में हमें की फैमिली का की इवान को बताया जाता है, जो कि मैदान में आ जाता है। अब भाई साहब जैसे कि इवान मैदान में आता है ना, तो हमें इवान के फादर को भी बताया जाता है, जो कि मैदान में आ जाते हैं। अब जैसे इवान के फादर मैदान में आते हैं ना, तो वो चलते हैं तो की बोले जाए तो कि इवान से कहने लगते हैं कि क्या बकवास है, क्या तुम यहाँ से रॉयल फैमिली से लड़ना चाहते हो। अब यहाँ पर जब कि इवान के फादर की बात सुनता है ना, तो वो कुछ भी नहीं कहता और दूसरे प्रिंसिपल को डांटने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि जैसे ही मैच में कुछ गड़बड़ हो तुम तुरंत की तुरंत मैदान में पहुंच जाना, तो तुम लेट कैसे हो गए। सेकंड प्रिंसिपल चलता है तो माफी मांगने लगता है, लीडर मुझे क्षमा कर देना, मुझसे गलती हो गई। लेकिन अब यहाँ पर की इवान चलता है तो कह देता है कि ठीक है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल के लिए तुम मेरे बेटे को उठाओ यहाँ से ले जाओ इसे इलाज कराने के लिए। अब भाई साहब दूसरा प्रिंसिपल वो होंग चलता है तो यहाँ से के को ले जाता है। अब इतने में हमें के इवान को बताया जाता है, जो कि इवान के फादर से कहने लगते हैं कि मुझे क्षमा कर देना। वो क्या है ना कि मैं यहाँ पर जोश में आ गया था, इसलिए मैं गलती से यहाँ पर आ गया है। लेकिन हम युवान की बात करते हैं, युवान वास्तव में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो गया है। मतलब कि यहाँ पर के युवान चलता है तो हमारी युवान की तारीफ करने लगता है, लेकिन तारीफ करते हुए देखकर हमारा युवान हैरान हो जाता है कि युवान कब से रॉयल फैमिली के बारे में इतना सोचने लगा। इतने में के युवान चलता है तो यहाँ पर हमारे युवान से पूछने लगता है कि प्रिंस युवान, आपने अभी हाल जो ओरा पेयर टेक्निक इस्तेमाल की है ना, वो तो हमारी की फैमिली की है, तो भला ये तुम्हारे पास कहाँ से आ गई। चलो बात को छोड़ो, तुमने जो टेक्निक जिस टोकन से सीखी है ना, उस टोकन मुझे दे दो। अब जैसे ही हमारा युवान की बात सुनता है ना, तो वो बहाना बनाने लगता है कि ये टेक्निक ये तो मुझे जंगल में एक चोर से मिल गई थी जो मुझ पर हमला करने के लिए आया था। लेकिन जैसे ही मैंने ये टेक्निक सीख ली थी, उसी समय एक पावरफुल जानवर मेरे ऊपर उसने हमला कर दिया था और इसी वजह से वो प्लेट वहां पर टूट गई थी, इसलिए मैंने उसे वहीं पर फेंक दिया। अब भाई साहब जब यहाँ पर हमारा युवान कहता है ना, तो के युवान गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर वो अपने गुस्से का घूंट पी जाता है और ज्यादा कुछ नहीं कह पाता। इतने में यहाँ पर जो युवान के फादर थे ना, वो चूटियान पहले प्रिंसिपल से कहने लगते हैं कि अनाउंसमेंट करो कि इस मुकाबले को कौन जीता है। अब भाई साहब इसके बाद पहले प्रिंसिपल चूटियान चलता है तो यहाँ पर अनाउंसमेंट कर देता है कि इस फाइट का विजेता है इवान। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर इवान का नाम आता है ना, तो हमें यहाँ पर बहुत सारे बंदों को बताया जाता है जो कि एकेडमी ए से थे। ये बंदे चलते हैं तो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि हमारे भैया इवान जिंदाबाद, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, हमारे भैया इवान जिंदाबाद। अब भाई साहब ये कहती है यहाँ पर थोड़ी बहुत और बातें होती हैं और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें एक नए बंदे को बताया जाता है और इसका नाम होता है, सॉरी नाम नहीं, ये बू फैमिली का प्रिंस होता है। इसके बाद एक बंदा आता है और इससे कहने लगता है कि प्रिंस जाओ, कंट्री से एक मैसेज आया है। ये प्रिंस चलता है तो लेटर को लेकर पढ़ने लगता है। पढ़ने के बाद यहाँ पर प्रिंस चलता है तो कहने लगता है कि वो कचरा उसने अपने 6 मेरिडियंस को ओपन कर लिया है। इतने में यहाँ पर जो सैनिक था ना, वो उसके मुंह से कुछ गलत निकल जाता है कि प्रिंस शायद उसकी जो ड्रैगन स्पिरिट है ना, जिसे आपने लिया था, वो शायद धीरे धीरे वापस आने लगी है। अब भाई साहब जैसे ये सोल्जर सामने वाले वो फैमिली के प्रिंस से कहता है ना, तो ये गुस्सा हो जाता है कि क्या बकवास है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसकी ड्रैगन सोल को मेरे कहने की। ये ड्रैगन सोल मेरी है और इसे मैंने मेरे फादर से लिया है और ये हमेशा मेरी ही रहेगी। अगर तुमने दोबारा से मेरे सामने ऐसा कुछ कहा उस बंदे के बारे में कि ये ड्रैगन सोल उसकी है, तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। अब भाई साहब प्रिंस बोला जाए तो वो फैमिली के प्रिंस की ऐसी बातें सुनकर एक सैनिक भी डर जाता है और माफी मांगने लगता है कि प्रिंस मुझे माफ कर देना, मेरे मुंह से गलती से निकल गई, मतलब कि माफी मांगने लगता है। प्रिंस भी चलता है तो इसे धमकी देकर भगा देता है। अब इतने में हमें इस लड़की के बोले जाए तो इस प्रिंस के पीछे एक लड़की को बताया जाता है और इसका नाम होता है बू हाउ। हिंट दे देता हूँ कि भाई ये बू हाउ है ना, ये हमारी युवान की सीक्रेट वाइफ बनेगी, ठीक है, और इसे कम मत समझना। अब ये लड़की चलती है बू हाउ तो अपने भाई से कहने लगती है कि तुम्हें उस युवान को कम नहीं समझना चाहिए, जो बंदा चलने तक की काबिल नहीं था, उसने अपने 6 मेरिडियंस खोल चुकी हैं, वो भी 3-4 महीनों के अंदर अंदर, इसलिए उसे टैलेंट के मामले में कम नहीं समझना चाहिए। लेकिन प्रिंस चलता है तो अपनी बहन की बातों को नजरअंदाज कर देता है कि वो आएगा तो मैं उसे देख लूंगा। लेकिन ये प्रिंस चलता है तो कुछ लोगों को जो की फैमिली है ना, मदद के लिए भेजा देता है ताकि की फैमिली की पावर बढ़ सके और जो जाओ फैमिली है ना, बोला जाए तो हमारी युवान वाली फैमिली, उसे पूरी तरह से खत्म कर सके। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें युवान और उसके फादर को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर आपस में बात कर रहे होते हैं। युवान के फादर चलते हैं तो युवान से कहने लगते हैं कि जो की फैमिली है ना, वो जरूर कुछ ना कुछ तो षड्यंत्र रच रही है हमारे खिलाफ, इसलिए हमें भी सावधान हो जाना चाहिए। हालांकि की फैमिली की पावर बहुत ही ज्यादा बड़ी है,
लेकिन मेरे एक दोस्त है जिसे बे कांगलांग कहते हैं, और जो बे कांगलांग है ना, ये बे फैमिली के जर्नल है, मतलब कि बे आर्मी के। अब यहाँ पर युआन के फादर चलते हैं तो युआन को बताने लगते हैं कि जो की फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है ना, उसे की युआन ने बे कांगलांग को से ट्रेनिंग लेने के लिए वहाँ पर भेज दिया है ताकि वो बे कांगलांग को अपनी साइड कर सके। युआन चलता है तो पूछने लगता है कि डैड, बे कांगलांग क्या की फैमिली की मदद करेंगे? युआन के फादर चलते हैं तो बोलने लगते हैं कि हो सकता है, क्योंकि आज से कुछ सालों पहले की बात है जिसे ब्लैक रिजर्वमेंट झील कहा जाता है। वहाँ पर एक बंदा रहता था, बोला जाए तो उसकी पूरा का पूरा आर्मी रहती थी, और उसके किंग का नाम ब्लैक वेनम किंग था। अब होता क्या है कि जो ब्लैक वेनम किंग है ना, उसने हमारी जाऊ कंट्री पर हमला कर दिया था। मैंने बे कांगलांग को मैसेज भेजाया था कि वो ब्लैक वेनम किंग को कुछ समय के लिए रोक कर रखें। बे कांगलांग चलते हैं तो ब्लैक वेनम किंग को कुछ समय के लिए रोक कर तो रख लेते हैं, लेकिन जो ब्लैक वेनम किंग है ना, वो बे कांगलांग के ऊपर पॉइजन का उपयोग कर देता है, और वो पॉइजन बे कांगलांग के शरीर के अंदर चला जाता है। हालांकि बे कांगलांग पावरफुल थे, इसलिए वो फिलहाल के लिए जो ब्लैक वेनम का पॉइजन था ना, उसे दबा देती हैं। और तो और मैं वहाँ पर पहुंच तो जाता हूँ, जिस वजह से ब्लैक वेनम किंग को पीछे हटना पड़ता है, लेकिन जो बे कांगलांग थे ना, वो ब्लैक वेनम के पॉइजन से पॉइजनस हो गए थे। और फिर कुछ सालों बाद जब उनका एक बेटा हुआ ना, वो भी उसी पॉइजन से पॉइजनस हो गया। इसलिए बे कांगलांग उसी समय से मुझसे थोड़ा बहुत चिढ़ते हैं, बोले जाए तो नफरत करते हैं। हालांकि इतने सालों में मैंने उनसे बहुत बार बात करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने बेटे में, बोले जाए तो बे कांगलांग का जो बेटा है ना, उसके अंदर जो पॉइजन है ना, उसका जिम्मेदार मुझे भी मानते हैं। अब जैसे युआन के फादर ये कहते हैं ना, तो हमारा युआन भी समझ जाता है कि उसके फादर की कुछ ना कुछ तो गलती है, क्योंकि अगर युआन के फादर वहाँ पर समय पर पहुंच जाते ना, तो शायद बे कांगलांग थे ना, वो ब्लैक वेनम के पॉइजन से पॉइजनस नहीं होते। अब यहाँ पर युआन के फादर चलते हैं तो और भी हमारे युआन को बताने लगते हैं कि युआन, मुझे खबर मिली है कुछ सूत्रों से कि जो ब्लैक वेनम किंग का जो इलाका है ना, वहाँ पर कुछ ट्रेजर बाहर निकलने वाले हैं, जिनमें से जो रैंक 4 के फ्रूट रहते हैं ना, खाने पीने के, वो भी हैं। अब भाई साहब, जब हमारा युआन यहाँ पर अपने फादर की बात सुनता है ना, तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि अभी तक उसके पास सिर्फ रैंक 2 के ही फ्रूट थे जो हमारा युआन खाता था, लेकिन रैंक 4 के फ्रूट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। इतने में यहाँ पर युआन के फादर चलते हैं तो और भी कहने लगते हैं, इसके अलावा युआन, तुम्हें वहाँ पर एक ग्रीन फ्रूट भी मिल सकता है, जिसकी सहायता से तुम तुम्हारी माँ की एज भी बढ़ा सकते हो। अब जब युआन यहाँ पर ग्रीन फ्रूट का नाम सुनता है ना, तो वो समझ जाता है कि उसके लिए ग्रीन फ्रूट पाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसकी माँ की एज अब ज्यादा नहीं बची है। इतने में युआन के फादर चलते हैं तो एक स्क्रॉल जो कि रैंक 4 का था, वो हमारे युआन को दे देते हैं कि जब तुम नर्सिंग स्टेज से आगे निकल जाओ ना, सॉरी की अवेकनिंग लेवल से ज्यादा निकल जाओ ना, तो तुम इस टेक्निक का उपयोग कर अपनी की को कल्टीवेट कर सकते हो। हमारे युआन हाँ में से। अब इसके बाद हमारे युआन को सोचता है और सीन से होता है, और फिर हमें याओ याओ को बताया जाता है, जहाँ पर युआन आ जाता है। इतने में हमें यहाँ पर युआन की माँ को भी बताया जाता है, जो कि याओ याओ के बालों से तेल लगा रही होती है, ताकि जो याओ याओ के बाल है ना, वो और भी ज्यादा सुंदर हो सके। अब जैसे युआन यहाँ पर आता है ना, तो युआन की माँ यहाँ से निकल जाती है। इतने में हमारा युआन चलता है तो याओ याओ से बात करने लगता है। सबसे पहले तो वो एक बढ़िया सी बोतल याओ याओ के लिए देता है। याओ याओ भी इस बोतल को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब इसके बाद युआन चलता है तो याओ याओ को मस्का लगाने लगता है कि तुम आज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। याओ याओ समझ जाती है और युआन से कहने लगती है कि क्या बात है वो बताओ। युआन चलता है तो कहने लगता है कि मुझे कोई ऐसा मेथड चाहिए अपनी की को कल्टीवेट करने के लिए जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा हो। अब भाई साहब, जब याओ याओ हमारी युआन की बात सुनती है ना, तो वो एक लाल कलर का मेथड निकालती है और हमारी युआन को बताने लगती है। युआन चलता है तो इस मेथड से मना कर देता है कि नहीं, ये तो सिर्फ रैंक 7 की कल्टीवेट कर सकते हैं। हालांकि रैंक 7 की भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, लेकिन मेरे ख्याल से याओ याओ तुम्हारे पास इससे भी अच्छी की होगी। याओ याओ चलती है तो युआन की बात सुनकर एक टुकड़ा निकालती है जो कि किसी हड्डी के जैसा लग रहा होता है। अब जैसे याओ याओ इस टुकड़े को निकालती है ना, तो हमें टुनटुन को भी बताया जाता है, जो कि इस टुकड़े को निकलते हुए देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। याओ याओ चलती है तो इस टुकड़े के बारे में बताने लगते हैं कि युआन, जो तुम सामने इस टुकड़े को दिख रहे हो ना, इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहली बार जब तुम पहला लेवल इसका कल्टीवेट करोगे ना, तो इसमें तुम एक लेवल 5 की को कल्टीवेट कर सकते हो, और जब ये रैंक 2 पर जाएगा ना, तो इसमें तुम लेवल 7 की कल्टीवेट कर सकते हो, और जब ये लेवल 3 पर जाएगा ना, तुम एक की 9 की कल्टीवेट कर सकते हो। अब जब हमारा युआन यहाँ पर याओ याओ की बात सुनता है ना, तो वो हैरान हो जाता है कि क्या लेवल 9 की, क्योंकि इस दुनिया में आज भी तक कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो लेवल 9 की को, मतलब की से ऊपर कल्टीवेट कर सके। लेकिन याओ याओ ने तो इस मेथड के 4 बताए थे, अभी तक तो 3 ही हुई हैं, तो फिर चौथा लेवल क्या है? याओ याओ भी समझ जाती है और युआन से कहने लगती है कि चौथा लेवल कहते हैं अनट्रेस्टर, पता नहीं क्या है, अनट्रेस्टर ड्रैगन मेथड। अब भाई साहब, जैसे ही यहाँ पर हमारा युआन ये सुनता है ना, तो वो उसे कुछ समझ में नहीं आता। याओ याओ चलती है तो बताने लगती है कि तुम एक प्रकार से इसे तुम 10
बोला जाए तो रैंक 10 की की मान सकते हो। अब जब यहाँ पर हमारे युवान रैंक 10 की का नाम सुनता है ना तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि इस दुनिया में अभी तक कोई पैदा ही नहीं हुआ जो रैंक 10 की को कल्टीवेट कर सके। अब इसके बाद यहाँ पर याव चलती है तो इस मेथड के बारे में और भी बताने लगती है कि युवान ध्यान रखना, ये मेथड बहुत ही ज्यादा खास और बहुत ही ज्यादा कठिन है। पहली बात तो जब भी तुम इसे ब्रेक थ्रू कर पाओगे ना, पहले लेवल से दूसरे लेवल और दूसरे लेवल से तीसरे लेवल, उस समय इस मेथड को ब्रेक थ्रू कर पाने में तुम्हें बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। और दूसरे नंबर पर एक बार अगर तुमने इस मेथड को ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया ना तो तुम पीछे किसी भी कीमत पर नहीं हट सकते। अब जब यहाँ पर हमारा युवान याव की बात सुनता है ना तो वो हैरान हो जाता है। याव चलती है तो एक पर्ची युवान को थमा देती है कि बोला जाए तो इस मेथड को कल्टीवेट करने के लिए सबसे पहले इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, तो इनका इंतजाम करो। युवान चलता है तो ये पर्चा लेकर अपने फादर के पास जाता है। अब जब युवान के फादर इन चीजों को देखते हैं ना तो वो भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इन चीजों की कीमत इतनी ज्यादा थी उनके फादर भी इसे आसानी से नहीं खरीद सकते थे। लेकिन युवान के फादर चलते हैं तो हमारे युवान से कहने लगते हैं कि मैं बता सकता हूँ कि ये चीज तुम्हें कहाँ पर मिलेंगी। पहली चीज तो तुम्हें जो बेकांगलांग है ना वो दे सकते हैं, और जो दूसरी चीज है ना तुम जहाँ पर जा रहे हो, जहाँ पर तुम्हें वो रैंक 4 के फूड और तुम्हारी माँ के लिए फल मिलेगा ना, वहाँ पर तुम्हें दूसरी चीज मिल सकती है। खैर इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।